प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर। मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मुगल बादशाह अकबर की राजपूत नीति का कार्यान्वयन एवं राजपूत नीति के परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है वैवाहिक संबंध द्वारा। आमेर के राजवंश से 1562 में जब आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसे हरकाबाई भी कहा जाता है, के विवाह का प्रस्ताव सम्राट अकबर के सामने रखा। अकबर ने न केवल आमेर के शासक की इस कन्या से विवाह किया, बल्कि भारमल, उसके पुत्र भगवंत दास तथा पौत्र मान सिंह को शाही सेवा में लेकर उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। राजा भारमल का अनुसरण बाद में बीकानेर और जैसलमेर के शासकों ने भी किया। उन्होंने अकबर की 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में न केवल अधीनता स्वीकार की, बल्कि अकबर के साथ अपनी पुत्रियों के वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके बाद मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह ने भी अधीनता स्वीकार करने के साथ अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ किया, और इस प्रकार विवाह संबंध करना राजपूत नीति का एक विशिष्ट अंग बन गया। इन वैवाहिक संबंधों के विषय में विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां की है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इसे एक युगांतकारी नीति कहा है, क्योंकि इसके कारण मुगलों को उच्च कोटि के शासक तथा कुछ महानतम सेनापति और कूटनीतिज्ञ प्राप्त हुए। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे सामाजिक और राजनीतिक समन्वय में सहायक बताया, जबकि कुछ विद्वानों ने इन विवाहों को उसकी धूर्तता का अस्त्र बताया, जिनके द्वारा अकबर ने राजपूतों का आत्माभिमान नष्ट कर दिया और उनको स्वतंत्र व्यक्तियों के स्थान पर अपना सेवक बना लिया। जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने ये विवाह धर्म विरुद्ध और निंदनीय बताए हैं, जिसमें हिंदू जाति के आदर्शों की अवहेलना की गई थी। लेकिन इन वैवाहिक संबंधों में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि अकबर ने किसी भी राजपूत शासक को अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए बाध्य नहीं किया, और इन राजपूत राजकुमारियों को मुगल हरम में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। नंबर 2 है संधि वार्ता द्वारा। अकबर ने राजपूत शासकों को अपने साथ लाने के लिए संधि वार्ता का भी सहारा लिया। जब वह 1570 ईस्वी में नागौर गया तो वहाँ उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के शासकों ने, जिनमें बीकानेर का राव कल्याणमल व उसका पुत्र राय सिंह, मारवाड़ का राव चंद्रसेन तथा जैसलमेर के हर राय भाटी प्रमुख थे, बिना विरोध किए ही मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली। यद्यपि बाद में राव चंद्रसेन वहाँ से चला गया, लेकिन बाकी के लोगों को मुगल सेवा में ले लिया गया, और बीकानेर के राय सिंह का उपयोग तो बाद में कई युद्धों में किया गया। नंबर 3 है सैनिक कार्रवाई द्वारा। वैवाहिक संबंधों और संधि वार्ताओं का जिन राजपूत शासकों पर असर नहीं हुआ, वहाँ शक्ति का प्रयोग किया गया। जैसे 1562 ईस्वी में मेड़ता पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया गया और वहाँ के शासक जयमल को चित्तौड़ में जाकर शरण लेनी पड़ी। इसी प्रकार 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया, जिसमें जयमल किले की रक्षा करता हुआ मारा गया और चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। इसी प्रकार की सैनिक कार्रवाइयाँ बाद में 1569 ईस्वी में रणथंबोर के विरुद्ध की गई, जिसमें सुरजन राव हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए उसे किला सुपुर्द कर दिया। लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मारवाड़ के चंद्रसेन ऐसे शासक हुए जिनके खिलाफ अनेक बार सैनिक कार्रवाइयाँ करने के बावजूद अकबर उन्हें अपने अधीनता में नहीं ला सका। इन सैनिक कार्रवाइयों के कारण प्रताप व चंद्रसेन दोनों को पहाड़ों व घोर जंगलों में भटकना पड़ा और अनेक कष्ट उठाने पड़े। महाराणा प्रताप तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के सजातीय राजवंशों द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार कर लेने के बावजूद भी पृथक रहा और अपनी स्वतंत्रता के लिए आजीवन मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करता रहा। राजपूतों द्वारा साम्राज्य की सेवा। अकबर की इस राजपूत नीति के कारण
मेवाड़ को छोड़कर उत्तर भारत के सभी राजपूत शासक उसकी अधीनता में आ गए। अकबर ने अपने व्यवहार से उनको बराबर संतुष्ट रखा, जिसके अंतर्गत मुगल दरबार में अनेक हिंदू उत्सवों को मनाना एवं धार्मिक क्रियाओं का पालन करना तथा राजपूतों को अपने धर्म के अनुसार चलने तथा देवालयों के निर्माण की पूरी छूट मिलना था। साथ ही उन्हें ऊंचे पद, बड़ी बड़ी जागीरें और दरबार में सम्मान मिला। इससे राजपूत अकबर के अटल राजभक्त बन गए, जिन्होंने आपत्ति के समय अपूर्व साहस एवं स्वामी भक्ति का परिचय दिया। शक्तिशाली राजपूत घराने मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ आधार स्तंभ बन गए और उन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजपूत राज्यों पर इस नीति का मिश्रित प्रभाव पड़ा। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से कुछ राजघरानों का राजनीतिक महत्व बढ़ गया और वे शक्तिशाली बन गए, जैसे आमेर, मारवाड़, बीकानेर आदि। परंतु ज्यों-ज्यों राजपूत राज्यों पर मुगल प्रभाव बढ़ता गया, त्यों-त्यों राजपूत नरसों की स्वतंत्रता कम होती गई। उन्हें अपने राज्य से बाहर रहना पड़ा, जिससे उनका शासन तंत्र ढीला हो गया और स्थानीय अधिकारी सर्वेसर्वा बन गए। मुगल सम्राट कभी कभी इन राजपूत नरसों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे तथा मुगल दरबार में महत्ता एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए राजपूत नरसों में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता आरंभ हो गई। कर्नल टॉड ने इस संबंध में ठीक ही लिखा है कि अकबर प्रथम सम्राट था जिसने राजपूतों की स्वतंत्रता नष्ट कर दी, उन्हें जंजीरों से जकड़ दिया और उस पर सोने का मुलम्मा चढ़ा दिया। बाद में इन राजपूतों को इन जंजीरों की आदत बन गई और उनकी चमक दमक और कीर्ति खत्म हो गई। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि राजपूत शासक जो पिछले 350 वर्षों से दिल्ली के तुर्क अफगान सुल्तानों से जूझते आए थे, वे मुगल सिंहासन के प्रबल समर्थक ही नहीं बन गए बल्कि देश में मुगल साम्राज्य के विस्तार में सहायक सिद्ध हुए। अकबर के शासनकाल में जो सैनिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा कलात्मक उन्नति हुई, उसमें इन राजपूत शासकों ने यथेष्ट योगदान दिया। इनके सहयोग से मुगल शासन को सुरक्षा और स्थायित्व ही प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि देश में अपूर्व समृद्धि एवं सांस्कृतिक चेतना का उदय हुआ। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय हुआ, जो मुगल शासन की एक बहुत बड़ी अमूल्य देन है। ये सब अकबर की दूरदर्शिता और उदारता की नीति के कारण ही संभव हो सका। जब तक उसके उत्तराधिकारियों ने उसकी इस नीति का अनुपालन किया, उनको बराबर राजपूतों का सहयोग मिलता रहा। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने मुगल बादशाह अकबर की राजपूत नीति का कार्यान्वयन एवं राजपूत नीति के परिणामों का अध्ययन किया है। वेरी वेरी थैंक्स।